नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश चौहान एक बार फिर से आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म द भीम एजुकेशन पर हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, अपने गुर्जर प्रतिहार वंश की बात कर रहे थे। तो गुर्जर प्रतिहार वंश की उत्पत्ति किस प्रकार हुई, किस प्रकार इन्होंने भारतीय राजनीति के अंदर प्रवेश किया, इस समय की क्या स्थितियां रही, इनकी उत्पत्ति कैसे हुई, कहां से आए थे, अनेक विद्वानों के जो मत थे उनके अनुसार उन्होंने इनकी चर्चा कर ली थी। फिर बात रही गुर्जर प्रतिहारों की शाखाओं की। तो साहब, मुहणोत नेणसे के अनुसार गुर्जर प्रतिहारों की 26 शाखाएं बताई गई है। 26 शाखाओं के अंदर 3-4 शाखाएं बड़ी महत्वपूर्ण है। मैं बात कर रहा हूं सबसे प्राचीन शाखा की। उसके अंतर्गत अपनों जो मांडोर की शाखा है उसका अध्ययन कर लिया था साहब। मांडोर की शाखा का संस्थापक हरिश्चंद्र था। उसके बाद रजिल पड़ा, नरभट्ट पड़ा, जो इंपोर्टेंट शासक थे अपने एग्जाम की दृष्टि से, उनका अपने मांडोर शाखा के अंतर्गत अध्ययन कर चुके हैं। फिर गुर्जर प्रतिहारों की एक बड़ी ही फेमस प्रसिद्ध शाखा रही थी साहब, कन्नौज की शाखा। कन्नौज की शाखा अपने एग्जाम के लिए बड़ी ही महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि इसके अंदर अंदर कन्नौज का त्रिपक्षीय संघर्ष आएगा। आगे अनेक जो महान महान लेखक, महान महान शासक, राजा भोज जैसे शासक इसके अंदर आएंगे। तो इसलिए इसका अध्ययन करना अपने लिए अति आवश्यक हो जाता है। तो साहब, अपनी बात कर रहे हैं आज के जो शाखा है गुर्जर प्रतिहार। प्रतिहार की जो कन्नौज शाखा है, जो कन्नौज की शाखा है उसका अध्ययन कर रहे हैं साहब। तो जो कन्नौज की शाखा है इसका जो संस्थापक था, इसका संस्थापक था साहब नागभट्ट। नागभट्ट फर्स्ट, क्योंकि इसके अंदर नागभट्ट दो आएंगे तो ये नागभट्ट फर्स्ट था, जिसने क्या किया था 730 ईस्वी के अंदर, 730 ईस्वी के अंदर क्या किया था साहब, एक स्थान पड़ता है जालोर। जालोर, जालोर के अंदर एक स्थान पड़ता है भीनमाल। भीनमाल, तो जालोर का जो भीनमाल क्षेत्र है, इस समय यहाँ पे एक चावड़ा जाति थी। चावड़ा जाति, इस चावड़ा जाति पर इस नागभट्ट ने क्या किया, 730 के अंदर क्या किया, आक्रमण किया। आक्रमण किया और इस भीनमाल के अंदर तो चावड़ा जाति थी इसको हरा दिया। इसको हराने के पश्चात इसने क्या किया, भीनमाल के अंदर अपने राज्य की स्थापना की। यानी जो कन्नौज के गुर्जर प्रतिहार हैं, इनकी जो पहली राजधानी रही वो भीनमाल रही। भीनमाल के अंदर नागभट्ट फर्स्ट ने 730 ईस्वी के अंदर जो भीनमाल की जो शाखा है, जो गुर्जर प्रतिहारों की शाखा है, उसकी स्थापना की थी। कब की थी, 730 ईस्वी के अंदर। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं नागभट्ट फर्स्ट की। इसका शासनकाल 730 से लेकर 760 ईस्वी तक रहा था नागभट्ट फर्स्ट। इसकी उपाधियां भी बड़ी महत्वपूर्ण है। नागभट्ट फर्स्ट ने, इसको नागावलोक कहा जाता है। नागभट्ट फर्स्ट को नागावलोक कहा जाता है। इसको इंद्र का नाशक कहा जाता है। इसको देव मूर्ति या देव नारायण की प्रतिमा, नारायण की मूर्ति या देव नारायण की प्रतिमा भी कहा जाता है। और इसका जो दरबार लगता था साहब, उस दरबार को नागा अवलोक का दरबार कहा जाता था। तो ये कुछ फैक्ट थे नागभट्ट फर्स्ट के बारे में भी। इसको नागावलोक की उपाधि प्राप्त थी, इसको इंद्र का नाशक कहा जाता था और इसको देवनारायण की प्रतिमा भी कहा जाता था। तो दोस्तों, ये थी बात नागभट्ट फर्स्ट की। नागभट्ट फर्स्ट ने 730 ईस्वी के अंदर भीनमाल की चौड़ा जाति को हराकर अपने राज्य की स्थापना की। और इस चौड़ा जाति को हराने के पश्चात इसने उज्जैन वर्तमान कन्नौज में पड़ता है साहब, उन्हें उज्जैन यूपी के अंदर पड़ता है। तो इस उज्जैन की जो शाखा है, इसने क्या किया, भीनमाल के चौड़ा जाति को हराकर उज्जैन पर आक्रमण किया और उज्जैन पर भी विजय प्राप्त की थी। तो उज्जैन के अंदर जो गुर्जर प्रतिहारों की शाखा है, गुर्जर प्रतिहारों की जो शाखा है, उसका संस्थापक कौन बन गया, नागभट्ट फर्स्ट। देखो, नागभट्ट फर्स्ट ने सर्वप्रथम भीनमाल की चौड़ा जाति को हराया। चौड़ा जाति को हराने के पश्चात इसने उज्जैन पर आक्रमण किया और उज्जैन को जीत लिया। उज्जैन यानी कन्नौज, कन्नौज पर गुर्जर प्रतिहार वंश की क्या की साहब, स्थापना की।
इसकी कुछ उपाधियां रही, उसकी अपनों ने चर्चा कर ली थी। अब थोड़ी सी इस समय की राजनीतिक स्थिति के बारे में देख लेते हैं, क्योंकि गुर्जर प्रतिहार जो शाखा है इसके समकालीन भारतीय राजनीति के अंदर अनेक और भी शाखाएं थी। जैसे मैं बात करूं साहब, जैसे अपनी भारत की जो मोस्टली लोकेशन हो गई, अपने भारत की जो मोस्टली लोकेशन हो गई, इस समय यहाँ पे जो पूर्वी क्षेत्र पड़ता है यहाँ पर पाल वंश शासन कर रहा था। दक्षिण के अंदर यहाँ पे राष्ट्रकूट वंश शासन कर रहा था, और इधर अपने कनौज में कौन आ गए, गुर्जर प्रतिहार आ गए, गुर्जर प्रतिहार आ गए। अपनों ने बात की थी नागभट्ट फर्स्ट की, नागभट्ट फर्स्ट की उपाधियां और इसकी जो विजय है उसकी अपनों ने चर्चा कर ली थी। अब आगे नागभट्ट फर्स्ट के बाद जो आगे का शासक आएगा, यानी नागभट्ट फर्स्ट के क्या था साहब, कोई पुत्र नहीं था, पुत्र नहीं था, तो इसने क्या किया, कन्नौज के अंदर, कन्नौज के अंदर एक हिरण्य हिरण्य गर्भ धारण, हिरण्य गर्भ धारण नाम का एक क्या किया साहब, यज्ञ किया, यज्ञ किया, हिरण्य गर्भ धारण नाम का एक यज्ञ किया। इस यज्ञ के अंदर जो राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक था, जिसने 756 ईस्वी के अंदर राष्ट्रकूट वंश की स्थापना की थी साहब, किसने, दंती दुर्ग ने, दंती दुर्ग ने, दंती दुर्ग ने 756 ईस्वी के अंदर राष्ट्रकूट वंश की स्थापना की। तो नागभट्ट फर्स्ट ने जो एक हिरण्य गर्भाधारण का जो यज्ञ किया था, इसके अंदर दंती दुर्ग भी आया था, तो एक बात ध्यान रखना। और इसी के अंदर इसने क्या किया, इसी के अंदर इसने क्या किया भी, जो अपना उत्तराधिकारी था, अपना उत्तराधिकारी अपना जो भतीजा था, भतीजा कौन था इसका, कुकस्त, कुकस्त, कुकस्त इसका जो भतीजा था, इसको अपना क्या बना दिया, उत्तराधिकारी बना दिया, इसका उत्तराधिकारी बना दिया। ठीक है, तो अगला जो राजा हो गया वो कौन हो गया, कुकस्त हो गया, कुकस्त, कुकस्त 760 से लेकर, जो कुकस्त है जो अपना अगला राजा बन चुका है, कुकस्त का शासनकाल रहा था 760 ईस्वी से लेकर 783 ईस्वी तक, 783 ईस्वी तक कुकस्त। कुकस्त को अपने क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि इसने क्या किया, मांडोर, मांडोर कहां पड़ता है साहब, जोधपुर के अंदर पड़ता है, मांडोर, मांडोर पड़ता है जोधपुर के अंदर। इसने मांडोर के अंदर क्या किया, मांडोर के अंदर एक विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था, विजय स्तंभ का क्या करवाया था साहब, निर्माण करवाया था, किसने, कुकस्त ने करवाया था। कुकस्त इसका पुत्र नहीं था, इसका क्या था, कुकस्त इसका पुत्र नहीं था, वो इसका क्या था, भतीजा था, जिसने हिरण्य गर्भधारण यज्ञ के दौरान नागभट्ट फर्स्ट ने कहा कि जो मेरा अगला उत्तराधिकारी होगा वो कुकस्त होगा। कुकस्त ने जो कन्नौज है उस पर 760 से लेकर 783 तक क्या किया साहब, शासन किया, शासन किया। तो इसने मांडोर के अंदर एक विजय स्तंभ का निर्माण कराया। अब थोड़ी सी बातें बता देता हूं विजय स्तंभ के बारे में। जब अपने विजय स्तंभ का नाम लेते हैं तो अपने दिमाग में एक विजय स्तंभ आता है, कौन सा, चित्तौड़गढ़ वाला। लेकिन राजस्थान के अंदर सिर्फ एक विजय स्तंभ नहीं है, बहुत विजय स्तंभ है। अगर मैं बात करूं सबसे प्राचीन विजय स्तंभ, सबसे प्राचीन जो विजय स्तंभ है, विक्ट्री टावर है, वो बनाया था साहब किसने, समुद्रगुप्त ने, समुद्रगुप्त। गुप्तों का एक बहुत बड़ा राजा था, गुप्तों के अंदर बहुत बड़ा राजा था जिसको भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। तो इसने क्या किया, भरतपुर के अंदर, भरतपुर के अंदर एक विजय स्तंभ बनाया था। जो अपने राजस्थान का सबसे प्राचीन विजय स्तंभ है वो समुद्रगुप्त द्वारा निर्मित भरतपुर का विजय स्तंभ है। अब मैं बात करूं सबसे प्रसिद्ध विजय स्तंभ की, तो सबसे प्रसिद्ध है, सबसे प्रसिद्ध विजय स्तंभ एक ही है, वो सभी जानते हो, कहां का, कुंभलगढ़ का। कुंभलगढ़ का जो विजय स्तंभ है वो सबसे फेमस है, जो 1437 ईस्वी के अंदर महाराणा कुंभा द्वारा सारंगपुर, सारंगपुर जो विजय है, सारंगपुर विजय किसके खिलाफ मिली थी,
मालवा का शासक था महमूद खिलजी। महमूद खिलजी फर्स्ट। महमूद खिलजी फर्स्ट के समय सारंगपुर के युद्ध में महाराणा कुंभा जीत गए थे। इस उपलक्ष्य के अंदर इन्होंने एक विजय स्तंभ बनवाया था। विजय स्तंभ जो सबसे फेमस विजय स्तंभ है। अगर मैं थोड़ी सी और बात करूं विजय स्तंभों के बारे में, तो 1965 के अंदर 1965 के अंदर भारत वर्सेस पाक, भारत और जो पाकिस्तान का जो युद्ध हुआ था उसके अंदर भारतीय सैनिकों ने गौरवपूर्ण विजय हासिल की। इस उपलक्ष्य में तनोट माता का मंदिर है। तनोट माता का मंदिर बड़ा फेमस है। कहां पे है साहब? जैसलमेर के अंदर है तनोट माता का मंदिर। इस तनोट माता के मंदिर के पास दो विजय स्तंभ 1965 के भारतीय सेना के विजय के उपलक्ष्य में बनवाए गए थे। तो ये थोड़ी सी चर्चा थी विजय स्तंभों के बारे में कि जो कुकस्त ने मांडोर के अंदर विजय स्तंभ बनवाया था, सबसे प्राचीन समुद्रगुप्त का भरतपुर का विजय स्तंभ है। फेमस की बात करूं तो महाराणा कुंभा द्वारा बनाया गया है। और अगर आधुनिक की बात करूं, आधुनिक विजय स्तंभ 1965 के अंदर भारत और पाक युद्ध के दौरान बनाया गया। और इसने क्या किया? और इसने मांडोर के अंदर क्या किया? मांडोर के अंदर एक विष्णु मंदिर का निर्माण करवाया। विष्णु मंदिर का क्या करवाया था साहब? निर्माण कराया। कुकस्त की दो बातें ध्यान रख लेना, एक मांडोर के अंदर विजय स्तंभ का निर्माण करवाया और दूसरा इसने विष्णु मंदिर का निर्माण कराया। इसके बाद जो अगला शासक बनेगा वो कुछ ज्यादा महत्व वाली बात नहीं रखता, क्योंकि उसने ऐसा कोई कार्य नहीं किया जिसके कारण अपने इसको इतिहास में पढ़े। इसके बाद जो अगला शासक बना साहब वो है देवराज। देवराज। इसके बाद कुकस्त का जो अगला जो पुत्र था देवराज, देवराज आगे का शासक बना। देवराज ने अपनी जिंदगी के अंदर एक ही काम किया, वो था इसने भूमिका देवी से विवाह किया। भूमिका देवी से विवाह किया। भूमिका देवी से विवाह किया और इस देवराज और भूमिका देवी के संयोग से एक चमत्कार हुआ, एक संतान उत्पन्न हुई जिसका नाम था साहब वत्सराज। वत्सराज। जो अगला शासक बन गया अपना वो था साहब कौन सा? वत्सराज। वत्सराज बड़ा ही महत्वपूर्ण शासक है। इसका शासनकाल 783 से लेकर 795 तक रहा था। क्यों महत्वपूर्ण है इसकी चर्चा अभी अपने करने वाले हैं। तो मैंने कहा नागभट्ट फर्स्ट के बाद में कुकस्त शासक बना। कुकस्त के बाद में देवराज बना। देवराज ने अपनी जिंदगी के अंदर एक ही ढंग का कार्य किया, वो था भूमिका देवी से विवाह करना। भूमिका देवी से विवाह किया, इनके संयोग से एक संतान उत्पन्न हुई और उस संतान का जो साहब नाम था वो था वत्सराज। वत्सराज बहुत बड़ा नाम है क्योंकि इसके जो दरबार के जो कवि थे, इसका जो दरबारी कवि था, इसका जो दरबारी कवि था उसने बहुत अच्छे अच्छे ग्रंथ लिखे थे। जैसे मैं बात करूं जिनसेन सूरी की, जिनसेन सूरी। जिनसेन सूरी ने एक ग्रंथ लिखा था हरिवंश पुराण। हरिवंश पुराण। और एक इसका दरबारी कवि था उद्योतन, उद्योतन सूरी। उद्योतन सूरी जिसने कुवल्य माला लिखी। कुवल्य माला, ये दोनों ही उस समय के बड़े ही फेमस ग्रंथ रहे थे। उस समय के बड़े ही फेमस ग्रंथ रहे थे। कौन कौन से? उद्योतन सूरी की कुवल्य माला और जिनसेन सूरी का हरिवंश पुराण, बड़ा ही फेमस ग्रंथ थे। और इसकी क्या कुछ खास बातें हैं, इसकी कुछ उपाधियां हैं वो ध्यान रख लेना। जैसे इसने रणहस्तिन, रणहस्तिन यानी युद्ध में हाथियों के समान वीरता करने के कारण इसको रणहस्तिन की उपाधि दी गई। इसने आदि वराह, इसने आदि वराह की उपाधि धारण की थी। आदि वराह। इसने रणहस्तिन और आदि वराह जैसी महत्वपूर्ण उपाधियां धारण की। और इसने एक स्थापत्य कला के अंदर एक जो जैन धर्म है, जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर स्वामी, महावीर जी का इसने ओंसिया, ओंसिया पड़ता है सब अपना कहां पे? जोधपुर के अंदर। ओंसिया जोधपुर के अंदर इसने महावीर स्वामी का क्या किया था साहब?
मंदिर का निर्माण करवाया था। औंसिया के अंदर जैन प्रवर्तक महावीर स्वामी का मंदिर औंसिया जोधपुर के अंदर इसने क्या करवाया था, निर्माण करवाया था। तो ये कुछ खास बातें थी वत्सराज की। वत्सराज 783 से 95 तक रहा था। उपाधियां रणहस्तिन और आदि वराह की उपाधियां धारण की थी। दो दरबारी कवि याद रख लेना बड़े ही महत्वपूर्ण हैं। उद्योतन सूरी जिसने कुवल्य माला की रचना की, और जिनसेन सूरी जिसने हरिवंश पुराण की रचना की। और क्या कुछ खास बातें हैं, इसके समय ही जो त्रिपक्षीय संघर्ष है बड़ा ही महत्वपूर्ण है। गुर्जर प्रतिहार वंश के अंदर सबसे जो प्रसिद्ध टॉपिक है वो त्रिपक्षीय संघर्ष है। त्रिपक्षीय संघर्ष है क्या, इस चीज को समझना। भी सीधा डायरेक्ट त्रिपक्षीय संघर्ष पढ़ेंगे समझ में नहीं आएगा, ऊपर से चला जाएगा। इस समय की जो राजनीतिक स्थिति है वो मैंने बता चुका हूं आपको कि इसमें जो पूर्वी भारत है यहाँ पे पाल वंश का राज था, दक्षिण में राष्ट्रकूट वंश का राज था। राष्ट्रकूट वंश, ठीक है। राष्ट्रकूट वंश की स्थापना दंतीदुर्ग ने की थी 756 ईस्वी के अंदर। इस समय वत्सराज के समय ही की बात कर रहा हूं साहब। इसमें राष्ट्रकूट वंश का जो शासक था वो था ध्रुवफष्ट। और इसमें जो पाल का शासक था वो था धर्मपाल। और इधर अपने जो वत्सराज है वो समय कहां का शासक था, वो समय भीनमाल का शासक था। भीनमाल का शासक था। इस समय कन्नौज के अंदर यशोवर्धन नाम का एक वर्धन वंश का एक अंतिम स्वतंत्र शासक था। तो इसकी क्या होगी 752 ईस्वी है, इसके अंदर इस यशोवर्धन की मृत्यु हो गई। इसका साम्राज्य कहां पे था, तो ये था कन्नौज आर्थिक और सामरिक दृष्टि से बड़ा ही महत्वपूर्ण क्षेत्र था। तो जितने भी राजवंश है ये इस पर शासन करने की होड़ में लग गई, क्योंकि ये बीच के अंदर था, उपजाऊपन भी इसके अंदर अधिक था, ठीक है। तो इधर पाल का जो धर्मपाल था, इधर जो गुर्जर प्रतिहार भी थे, इधर राष्ट्रकूट भी थे। ये तीनों के तीनों राजवंश इस पर अपना आधिपत्य जमाना चाहते थे। तो इस कारण जो है 783 या 85 के अंदर कन्नौज के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष यानी 1, 2 और 3 त्रिपक्षीय संघर्ष आरंभ हो गया था साहब, ठीक है। जो 783 में आरंभ हुआ और लगभग 915 तक चला था, लगभग जो है 915 तक चला था, 915 तक चला था। 783 से लेकर 915 तक चला था। अब मैं त्रिपक्षीय संघर्ष की बात करूंगा। त्रिपक्षीय संघर्ष को अपने अध्ययन की सरलता हेतु 6 चरणों में बांट देते हैं, 6 भागों में बांट लेते हैं। 6 भाग पढ़ेंगे, साथ साथ अपना गुर्जर प्रतिहार चलता जाएगा, पाल वंश भी चलता जाएगा और राष्ट्रकूट वंश भी चलता जाएगा। अब यशोवर्धन की क्या होगी साहब, 752 के अंदर मृत्यु होगी। मृत्यु होने के बाद इधर भीनमाल का शासक था वत्सराज का एक सेनापति था जिसका नाम था इंद्रायुध। इसका एक सेनापति था जिसका नाम था इंद्रायुध। इसने क्या किया, कन्नौज क्योंकि अब स्वतंत्र हो चुका था, इसके ऊपर किसी भी राजा या शक्ति का अधिकार नहीं था, तो वत्सराज ने कन्नौज पर आक्रमण किया और अपना सेनापति इंद्रयुध को इस पर क्या कर दिया, छोड़ दिया। ये लिख देता हूं मैं, कन्नौज पर शासक कौन बन गया, इंद्रयुध। ये बात धर्मपाल को पची नहीं। धर्मपाल ने कहा भी मेरे तो पास में ही है, मैंने इस पर अधिकार किया नहीं, मेरे से पहले ही इस गुर्जर प्रतिहार शासक वत्सराज ने इस पर अधिकार कर लिया। तो धर्मपाल ने क्या किया, सीधा डायरेक्ट किस पर आक्रमण किया, वत्सराज पर आक्रमण किया, परंतु इसकी पार नहीं पड़ी। वत्सराज बड़ा ही महत्वपूर्ण और शक्तिशाली शासक था, इसने धर्मपाल को पराजित कर दिया। धर्मपाल भाग गया। इधर ध्रुवफष्ट ये जितनी भी सीन हो रहे थे इसको बड़े आराम से देख रहा था, कोई बात को नहीं। इन दोनों को जैसा ही हुआ तो फिर ध्रुव ने क्या किया, आक्रमण किया। इसने किया वत्सराज पर, क्योंकि वत्सराज का सेनापति जो चक्रायुध था वो इस समय कन्नौज का शासक बना हुआ था।
तो इसने डायरेक्ट किस पर आक्रमण किया? वत्सराज पर आक्रमण किया। वत्सराज को हरा दिया। कनौज पर अधिकार किसका हो गया? राष्ट्रकूट वंश का, या मैं कहूं ध्रुव प्रथम का अधिकार अब किस पर हो गया? कनौज पर अधिकार हो गया। कनौज पर अधिकार हो गया। कनौज पर अधिकार हो गया। यह था अपना पहला चरण। अब बात करता हूं दूसरे चरण की। दूसरे पार्ट के अंदर क्या हुआ? जैसे इसने अधिकार किया, इसका क्षेत्र तो ये था कर्नाटक के आसपास का, भी राष्ट्रकूट वंश का जो क्षेत्र था वो दक्षिणी भारत का था। इसकी जो राजधानी रही थी वो मान्यखेत, मान्यखेत अर्थात कर्नाटक का जो क्षेत्र है इसकी राजधानी तो ये थी। ये यहाँ पे जाके क्या करेगा? उत्तरी भारत के अंदर जाएगा। उत्तरी भारत के अंदर जाएगा तो इसका जितना भी पीछे वाला सिस्टम बिगड़ जाएगा। तो इसने क्या किया? कनौज को जीत लिया। जीतने के बाद वापस कहां पे आ गया? दक्षिण भारत के अंदर आ गया। दक्षिण भारत के अंदर आया तो इसका फायदा उठाया किसने? धर्मपाल ने। धर्मपाल ने कनौज पर आक्रमण किया। वो कनौज पर अपने अधीन जो इसका सेनापति था वो था चक्रायुद्ध। इसने अपना अधीन जो सेनापति था चक्रायुद्ध, इसको कनौज का क्या बना दिया? शासक बना दिया। ये बात थी द्वितीय चरण की। इसके बाद वत्सराज की क्या होगी साहब? मृत्यु हो गई। वत्सराज की क्या हो गई? मृत्यु हो गई। वत्सराज का विवाह हुआ था सुंदर देवी से। सुंदर देवी, वत्सराज और सुंदर देवी के संयोग से एक संतान उत्पन्न हुई जिसका नाम था साहब नागभट्ट सेकंड, क्योंकि प्रथम पढ़ चुके हैं अपने नागभट्ट सेकंड। अब जो नागभट्ट सेकंड है इसकी चर्चा करते हैं अपने नागभट्ट सेकंड की। एक बार साफ कर देता हूं पूरा का पूरा। अब नागभट्ट सेकंड अगला शासक बन गया। कौन? नागभट्ट सेकंड। कब शासक बना था? तो साहब ये बना था 795 से लेकर 833 तक इसने गुर्जर प्रतिहार जो राज्य सत्ता थी आगे संभाली थी। वत्सराज और सुंदर देवी से नागभट्ट फर्स्ट बन गया। इस समय की स्थिति अपने पढ़ ही रहे हैं। इधर पाल का धर्मपाल था, इधर राष्ट्रकूट का नया शासक बन गया कौन? गोविंद तृतीय एक नया शासक बन गया। और इधर अपना कौन आ गया? नाग सेकंड आ गया। अब नागभट्ट सेकंड ने क्या किया? इस समय जो कनौज है, कनौज पर किसका अधिकार है? अप्रत्यक्ष रूप से धर्मपाल का अधिकार है, क्योंकि धर्मपाल ने ही तो अपने अधीन जो चक्रायुद्ध है, चक्रायुद्ध को यहाँ का शासन सौंप रखा था। चक्रायुद्ध किसका सेनापति था? धर्मपाल का। तो नागभट्ट ने क्या किया? कनौज पर क्या किया? आक्रमण किया। कब किया? लगभग 806 ईस्वी में आक्रमण किया। और मुंगेर पड़ता है साहब बिहार के अंदर। मुंगेर युद्ध के अंदर इसने क्या किया? जो पाल शासक धर्मपाल है इसको क्या कर दिया? पराजित कर दिया। धर्मपाल भाग गया। कनौज पर अधिकार किसका हो गया? गुर्जर प्रतिहार वंश का, या मैं कहूं नागभट्ट सेकंड का। किस पर अधिकार हो गया साहब? कनौज पर अधिकार हो गया। फिर वही बात राष्ट्रकूट शासक गोविंद तृतीय ने आक्रमण किया और इन दोनों को क्या कर दिया? हरा दिया। और कनौज पर किसका अधिकार हो गया? राष्ट्रकूट शासक गोविंद तृतीय का अधिकार हो गया। अब थोड़ी सी बात मैं कर लेता हूं साहब नागभट्ट अपने सेकंड की बात कर लेता हूं। यह भी एक बड़ा महान राजा था। इसको जो ग्वालियर प्रशस्ति है, ग्वालियर प्रशस्ति, जो ग्वालियर प्रशस्ति है इसके अंदर नागभट्ट सेकंड को कर्ण कहा गया है। कर्ण, क्योंकि ये दानवीरता के लिए बड़े ही फेमस थे। ग्वालियर जो प्रशस्ति है वो राजा भोज के समय की है, जो गुर्जर प्रतिहारों के बारे में अपने को सर्वाधिक जानकारी उपलब्ध करवाती है। ग्वालियर प्रशस्ति के अनुसार नागभट्ट सेकंड को कर्ण कहा गया है। और आखिर में चंद्रसेन सूरी का ग्रंथ है प्रभावक चरित, या चंद्रसेन या चंद्रप्रभा सूरी का एक ग्रंथ है प्रभावक चरित। इसके अनुसार 833 ईस्वी के अंदर
इसके अनुसार 833 ईस्वी के अंदर नागभट्ट सेकंड ने गंगा नदी के अंदर जाके क्या कर ली साहब, समाधि ले ली। गंगा नदी के अंदर जल समाधि लेने के कारण इसकी क्या होगी, मृत्यु होगी, मृत्यु होगी। इसी के साथ अपना जो त्रिपक्षीय संघर्ष चल रहा था इसके 3 चरण पूरे हो चुके हैं। अब बात करते हैं चौथे चरण की। चौथे चरण की बात कर रहा हूं मैं अब। नागभट्ट सेकंड की मृत्यु हो गई। नागभट्ट सेकंड के बाद जो अगला अपना जो शासक बनेगा वो था साहब, नागभट्ट की तो क्या होगी, मृत्यु होगी। नागभट्ट के बाद जो अगला शासक बनेगा तो वो था मिहिर भोज। लेकिन मिहिर भोज से पहले एक दुर्बल शासक आता है जिसका नाम है रामभद्र। रामभद्र 833 से लेकर 836 तक राज्य करता है, लेकिन कोई खास दुर्बल शासक था। दुर्बल शासक होने के कारण जो अपना चौथा चरण था इसका, यहाँ पे राष्ट्रकूट आई गई, यहाँ पे अब कौन आ गया, रामभद्र आ गया। और इस समय 833 के अंदर जो राष्ट्रकूट वंश है इसका एक नया शासक आ जाता है जिसका नाम है अमोधवर्ष प्रथम, जिसका एक अभिलेख है सज्जन का ताम्रपत्र अभिलेख है जो अपने को त्रिपक्षीय संघर्ष की सर्वाधिक जानकारी उपलब्ध करवाता है। इस समय की राजनीतिक स्थिति ये थी साहब कि पाल वंश का जो धर्मपाल भी इस समय मर चुका था और इसका जो पुत्र था देवपाल, यानी तीनों तरफ चेंज हुए हैं। भी गुर्जर प्रतिहारों का कौन आ गया, रामभद्र आ गया। राष्ट्रकूट वंश जो है उसका कौन आ गया, अमोधवर्ष प्रथम आ गया। और गुर्जर प्रतिहारों का तो रामभद्र आ ही गया। रामभद्र एक अयोग्य शासक था, अपने पिता या पूर्वजों के भांति वीर नहीं था और अमोधवर्ष अपने ही राज्य में उलझ कर रह गया। भी कनौज, सभी को कनौज दिख रहा था, कनौज, लेकिन रामभद्र अयोग्य था, ये वैसे कनौज पर अधिकार नहीं कर पाया। जो राष्ट्रकूट का जो अमोधवर्ष फर्स्ट है वो अपने ही राजनीतिक गतिविधियों में उलझ कर रह गया। इसका फायदा उठाया किसने, देवपाल ने पूरे के पुत्र उत्तरी भारत है इसके अंदर एक विशाल साम्राज्य की क्या कर दी साहब, स्थापना कर दी। किसने, देवपाल ने। आगे जाकर रामभद्र ने विवाह किया था अप्पा देवी से और रामभद्र और अप्पा देवी के संयोग से एक संतान उत्पन्न हुई जिसका नाम है साहब मिहिर भोज या राजा भोज, एक ही बात है। रामभद्र और अप्पा देवी के संयोग से मिहिर भोज या राजा भोज उत्पन्न हुआ। राजा भोज एक बहुत बड़ा नाम है, इसकी भी चर्चा करेंगे साहब, तो इसकी चर्चा अपने अगली क्लास में करेंगे साहब, क्योंकि अपना त्रिपक्षीय संघर्ष अभी चल रहा है। इसके 2 पार्ट बचे हैं, इसकी भी अपनी चर्चा करेंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद। आपका प्यार और स्नेह यूं बना रहे। उम्मीद करता हूं कि जो कराया है समझ में आया होगा। अगर फिर भी कोई परेशानी है तो आप कमेंट करके बताइएगा। धन्यवाद।